प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के संबंध में जो राउल्ट का नियम था उसके बारे में देखा। इस राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं? क्या ये सभी विलयनों पर लागू होगा या सभी विलेयों पर लागू होगा या नहीं लागू होगा? तो इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं, उसको हम देखते हैं और फिर इसके उपयोग क्या हैं उसे हम देखेंगे। तो राउल्ट के नियम के अनुसार हमने बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होती। अब इसमें जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इसकी प्रकृति क्या है, या जो विलयन बना उसकी प्रकृति क्या है जिस पर यह राउल्ट का नियम लागू होगा, उसे हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें सीमा इसकी यह है कि यह वैद्युत अनपघट्यों पर ही लागू होता है। यह जो नियम है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही लागू होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही क्यों लागू होगा? अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेंगे तो क्या होगा? जैसे हमने लिया कि हमारा विलायक था वाटर, हम ले लें और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट विलेय NaCl को डाल दिया। तो आप जानते हैं जब NaCl का जलीय विलयन बनेगा, NaCl को जल में डालेंगे तो Na+ तथा Cl- दो आयनों में टूट जाएगा। और चूंकि प्रत्येक आयन एक अलग अणु के जैसा व्यवहार करेगा और चूंकि यह एक अणु संख्या गुण है, यहाँ पे एक कण, जो पहले हमने एक अणु लिया था, यह दो आयनों में टूटा और अणु संख्या गुणधर्म के इस चैप्टर में प्रत्येक आयन एक अलग अणु के जैसा व्यवहार करता है। तो जो अभी तक आपके पास एक अणु था वह दो अणुओं में परिवर्तित हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे अगर यह अनपघट्य रहा होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहा होता, तो एक अणु के ही जैसा व्यवहार करता। और हम चूंकि इसमें किसका ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं जो नॉन वोलेटाइल है। अगर यह आयोनाइज हो जाएगा तो निश्चित तौर पे नंबर ऑफ आयंस की संख्या जो हम एक्सपेक्ट करके चले थे कि इसका मोल प्रभाव इतना होगा, वो मोल प्रभाव डिस्टर्ब होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि यह नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, अर्थात ऐसे पदार्थों पर ही राउल्ट का नियम लागू होता है जो वैद्युत अनपघट्य हों, अर्थात जब उस पदार्थ को विलयन में डाला जाए तो उसका आयनन ना हो, वह आयनों में न टूटे। अगर आयनों में टूट जाएगा तो होगा क्या? निश्चित तौर पे जो एक्सपेक्टेड लोअरिंग होगी, जो एक्सपेक्टेड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, उसकी तुलना में यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वह ज़्यादा आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हम यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को ही लेके चलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स को हम शामिल नहीं करते हैं। दूसरी इसकी सीमा है कि यह ऐसे पदार्थों पर ही लागू होता है जो विलायक के साथ अभिक्रिया न करते हों। जो विलायक के साथ अभिक्रिया ना करते हों, जैसे हमने कहा कि एक पदार्थ हमने A लिया, ये विलायक है, इसमें हमने कोई नॉन वोलेटाइल विलेय मिला दिया,
तो ये विलयन बनेगा। और हमने जो भी कैलकुलेशन किया है उस पर हमने इनकी संख्या ही ली है, इसके संख्या और इसकी संख्या ही कंसीडर किया गया है। मोल फ्रैक्शन में आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी ही कैलकुलेट किया जाता है। अब यदि हमने ए को बी में डाला और ए बी के साथ रिएक्ट कर लिया, अभिक्रिया कर लिया, तो रिएक्शन के उपरांत पता नहीं एक पदार्थ बनेगा, या पता नहीं है कि दो पदार्थ बना देगा, या पता नहीं कि तीन अणु बना देगा। जैसे हम कहें कि यहाँ पे ए और बी को हमने रिएक्ट कराया, विलयन में हमने बी को डाला ए के, और अगर ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे होंगे तो हो सकता है कि दोनों जुड़ करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाएं और ए बी टाइप का कोई एक प्रोडक्ट बना लें। तो विलयन में जो अणुओं की संख्या एक और एक दो होनी चाहिए थी, वह दो न हो करके अब तो एक ही रह गई। अगर अभिक्रिया कर रहा होगा तो निश्चित तौर पे अणुओं की संख्या में डिस्टरबेंस आ रहा है। और यह डिस्टरबेंस आ क्यों रहा है? क्योंकि ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे होंगे। इसलिए मना किया जाता है कि राउल्ट का नियम उन पदार्थों पर लागू नहीं होगा कि जो विलायक के साथ अभिक्रिया कर लें। तो दूसरी सीमा यह है कि यह उन्हीं पदार्थों पर लागू होता है जो विलायक के साथ या विलयन में अभिक्रिया ना करते हों। इसकी तीसरी सीमा है ऐसे पदार्थों पर लागू नहीं होता जो संगुणित होते हैं। संगुणित होने का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा कि हमने एक विलायक ले लिया और इसमें हमने बी डाल दिए, तो निश्चित तौर पे ए के भी कई कण हैं, बी के भी कई मॉलिक्यूल होंगे। अब अगर बी को हम इसमें डाल दें और बी की टेंडेंसी यह हो कि जब इसमें पहुँचे अभिक्रिया तो नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं कर रहा है, यानी यह ए तथा बी का ही विलयन रहेगा। लेकिन बी संगुणित होता, संगुणित होने का मतलब है कि दो या दो से अधिक बी मिल करके एक कण बन जाए। जैसे हम कहें कि यहाँ पे मान लीजिए हम 100 कण लेके चले थे इसके, और इसके भी हम 100 कण या 1000 कण मान लें, और बी की टेंडेंसी है कि जब इसे वाटर में या विलायक में डाला जाता है तो यह संगुणित हो जाता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म होने की वजह से यह डिपेंड करेगा कणों की संख्या पर। तो हमने तो जो कणों की संख्या डाली वो इतनी और इतनी डाली, और जब यह विलयन में पहुंचा तो किया क्या इसने कि मान लीजिए कि 4 बी जुड़ करके संगुणित होकर के थोड़े बड़े बड़े कण बन गए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके कणों की संख्या तो 1000 ही रही, लेकिन इसकी कितनी हो जाएगी? 25 अणु ही बनेंगे। ये किसके बन जाएंगे? V4 के। तो चूंकि यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्य गुणधर्म है, जो हमने अणुओं की संख्या एक्सपेक्ट की थी कि इतना होना चाहिए, वह अब इतनी ही है। तो निश्चित तौर पे वैल्यू जो होगी वो डिस्टर्ब होगी। इसलिए यह भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि यह उन विलेय कणों पर लागू नहीं होता है जिनका विलयन में पहुंचकर संगुणन होता है। नेक्स्ट आपकी लिमिटेशन इसकी है, संगुणित होने वाला केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। जो यह आपकी राउल्ट का नियम है, यह केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र विलयनों पर यह लागू नहीं होता है। तो ये 4 लिमिटेशन थी कि सबसे पहले तो ये वैद्युत अनपघट्यों पर ही लागू होगा, वैद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होगा। उन पदार्थों पर ही लागू होगा जो विलयन रूप में रासायनिक अभिक्रिया आपस में न करते हों। तीसरा, उन पदार्थों पर लागू होगा जो संगुणित ना होते हों। और चौथी सीमा है
कि यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट इसमें हम एक कंसेप्ट आता है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या हैं तथा अनादर्श विलयन क्या हैं। आदर्श विलयन एंड अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड आइडियल सॉल्यूशन। तो आदर्श विलयन वे हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जो हर कंडीशन में राउल्ट के नियम का पालन करते हों। तो राउल्ट का के नियम का पालन करने वाले विलयन, इसे हम कहेंगे आदर्श विलयन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वे होंगे जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। अब अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे तो दो चीज़ हो सकती है, या तो ये उससे धनात्मक विक्षेपण दिखाते हों और या उससे ऋणात्मक विस्थापन दिखाते हों। तो जो विलयन, जो अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विस्थापन दिखाते होंगे उन्हें हम कहेंगे धनात्मक वाष्प दाब अवनमन वाले विलयन। और जो ऋणात्मक वाष्प दाब अवनमन दिखाते होंगे, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विस्थापन दिखाते होंगे, उन्हें हम कहेंगे ऋणात्मक अनादर्श विलयन। और जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते होंगे उन्हें हम कहेंगे धनात्मक अनादर्श विलयन। तो आइए देखें, एक हम ग्राफ बना लें, उस ग्राफ के हिसाब से हम देखें कि कौन अनादर्श विलयन होगा और कौन आदर्श विलयन होगा। जैसे हम कहें, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे अगर हम राउल्ट के नियम का पालन करने वाले को विलयन को देखेंगे तो आप जानते हैं कि राउल्ट के नियम का पालन ये है, आप प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है इस ढंग से। तो जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ से आगे बढ़ेगा। किंतु कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं मोल फ्रैक्शन बढ़ाने पर जिसका वाष्प दाब इस कर्व के साथ न जा करके, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है इसके साथ न जा करके ये धनात्मक विचलन दिखा रहे हैं। राउल्ट के नियम से जो इसका एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर होना चाहिए था उसकी तुलना में ज़्यादा वेपर प्रेशर अगर आ रहा होगा तो उसे हम कहेंगे कि धनात्मक अनादर्श विलयन। ये जो ग्राफ होगा वो धनात्मक अनादर्श विलयन का होगा। और यदि एक्सपेक्टेड राउल्ट के नियम से एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसे हम कहेंगे ऋणात्मक अनादर्श
विलयन, ऋणात्मक अनादर्श विलयन। और ये जो स्ट्रेट लाइन वाला है यह है आदर्श विलयन, ये आदर्श विलयन। तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है और राउल्ट के नियम के पालन के अनुसार PA मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो यह चूंकि एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, यहाँ से एक लाइन हमको सीधी सीधी मिल रही है, तो ये राउल्ट के नियम का पालन करने वाले विलयन की दशा है। और इस नियम से जो धनात्मक विक्षेपण दिखा रहे हों, अर्थात जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़े वैसे वैसे जो प्रेशर ऑफ A है इसकी वैल्यू तेजी से बढ़े, एक स्ट्रेट लाइन में ना बढ़ के तेजी से बढ़े, तो हम कहेंगे कि यह धनात्मक अनादर्श विलयन होगा। और यदि हम कहें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A के बढ़ने से राउल्ट के नियम के अनुसार जितना PA इसका आना चाहिए था उसकी तुलना में जो PA आ रहा है वो कम आ रहा हो, तब हम उस अनादर्श विलयन को कहेंगे ये ऋणात्मक अनादर्श विलयन की दशा है। तो इस कर्व से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसका उपयोग क्या है, राउल्ट के नियम का उपयोग क्या है। तो हम इसको कुछ इस ढंग से डिस्कस कर सकते हैं। आपने देखा कि जो यहाँ पे दिया हुआ है वह है फार्मूला हमारे पास है कि P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल टू xi B, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B सोल्यूट। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। यदि हम इसको देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B को हम लिख सकते हैं NB अपान NA प्लस NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि यह विलयन किस पर लागू होता है, राउल्ट का नियम, सिंस राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन। चूंकि यह डाइल्यूट सॉल्यूशन पे लागू होता है, तो निश्चित तौर पे अगर डाइल्यूट है, तनु है, तो तनु की दशा में जो विलेय की मात्रा होती है ये काफ़ी कम होती है, और जो विलायक की मात्रा होती है यह अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो यहाँ पे हम यह मान सकते हैं कि n ऑफ A जो कि विलायक है इज ग्रेटर देन NB होगा। ये अजम्पशन हम कर सकते हैं। चूँकि बहुत तनु है तो विलेय की मात्रा उसमें बहुत कम होगी। जैसे हम कहें कि 1 लीटर पानी ले लें, उसमें 1 ग्राम सुक्रोज डाल दें, तो निश्चित तौर पे जल की तुलना में ये जो विलेय था उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, इसके नंबर्स काफ़ी कम होंगे, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे इसकी तुलना में। उस दशा में जो हमारा फार्मूला होगा वो कुछ इस ढंग से कन्वर्ट हो जाएगा, NA प्लस NB, इसे हम अब लिख सकते हैं कि ये NA के समतुल्य हो, क्योंकि जब NA बहुत बड़ा है NB से तो उसमें अगर हम बहुत छोटी क्वांटिटी जोड़ेंगे तो लगभग उसी के बराबर होगी। जैसे हमने कहा कि अगर हम इसके 1000 ले लें और इसके 1 कण ले लें, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1001 आएगा, जो लगभग किसके बराबर है, NA के ही बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है
कि चूँकि विलयन तनु होता है, तनु विलयन में विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत ही कम होती है। इस वजह से हम विलेय के नंबर ऑफ मोल्स को हम विलायक के नंबर ऑफ मोल्स की तुलना में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम Na प्लस Nb को Na लिख सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लें तो ये लगभग बराबर हो जाएगा Nb बाई Na। अब यदि हमें विलेय के अणुभार दिए गए हों, जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो आप जानते हैं मास ऑफ बी वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी, और नीचे यहाँ पे लिखा जा सकता है कि वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। तो इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पी ए माइनस पी बी पी नॉट ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए एम बी। अब इसमें यदि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया गया हो या पी नॉट ए दिया गया हो, पी ए दिया गया हो, विलायक का अणुभार या विलायक क्या है उसका अणुभार निकाला जा सकता है। उस विलायक का अमाउंट हमको पता हो कि कितने अमाउंट में विलेय कितना घोला गया है, इसका वेट पता हो, हमसे पूछा जाए कि वह विलेय है क्या, उसका अणुभार ज्ञात करना हो, तो निश्चित तौर पे यहाँ से हम इसका अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन की मदद से हम फर्दर न्यूमेरिकल्स भी लगा सकते हैं। तो ये उसका उपयोग है कि किसी विलयन में किसी अननोन विलायक विलेय के डाल देने पर उसके वाष्प दाब में यदि अवनमन हो रहा है तो उस अवनमन को मेज़र करके हम उसके अणुभार की गणना कर सकते हैं कि वह पदार्थ क्या था। इस दिशा में इस इक्वेशन का उपयोग करके हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे हम कहें कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mmHg एट सम टेम्परेचर। एक क्वेश्चन ले लें। द वेपर प्रेशर of pure water is 60 mmHg at some temperature. Find the vapor pressure of a solution containing 30 gram urea, 30 gram urea dissolved in 72 gram of water। ये क्वेश्चन आपका। इसमें कहा गया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mmHg। तो निश्चित तौर पे हमारे पास जो यहाँ पे विलायक है वो क्या है? विलायक जो है वो है वाटर यानी पानी है, और इस पानी का P0A की जो वैल्यू है दिया है 60 mmHg।
The vapor pressure of pure water is 60 mmHg. Next, find the vapor pressure of a solution containing 30 gram urea dissolved in 72 gram water. हमें उस विलयन का वेपर प्रेशर ज्ञात करना है कि जिसमें 30 ग्राम यूरिया 72 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व है। तो निश्चित तौर पे आप जान रहे हैं कि यूरिया जो होता है वो नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है। तो अगर अवाष्पशील होगा तो निश्चित तौर पे इसके वेपर्स नहीं बनेंगे, किंतु इसके अणु विलयन में विद्यमान रहेंगे, तो निश्चित तौर पे मोल फ्रैक्शन को ये प्रभावित करेंगे। अगर हम अवाष्पशील पदार्थ को डिसॉल्व करते हैं तो उस दशा में जो वेपर प्रेशर में अवनमन आता है उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। हमें निकालना है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। शुद्ध वाटर का दिया गया है और सॉल्यूशन का निकालना है। हम जानते हैं यहाँ पे PA है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। इसी चीज़ को निकालना है, यह चीज़ हमको दिया है। अगर हमें कहीं से XB की वैल्यू पता चल जाए तो हम PA के मान को निकाल सकते हैं। अब XB यहाँ पे है क्या, XB इज इक्वल टू NB मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू NB NA प्लस NB। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A पता करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A करिए, A माने वाटर। यहाँ पे कितने ग्राम वाटर है, 72 ग्राम। तो इसका वेट बाई मोलर मास, वेट है 72 ग्राम। और आप जानते हैं कि वाटर का मोलर मास H2O है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 16 दैट विल बी 18 होगा। तो यहाँ से 18 कर लीजिए। इतने ग्राम आ जाएगा। दैट विल बी 4 आवर। नेक्स्ट होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बी यहाँ पे है यूरिया, और यूरिया के केस में आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। और इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो 2 नाइट्रोजन है 28 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 4 हैं तो 4, प्लस कार्बन 1 है तो 12, प्लस ऑक्सीजन 1 है 16। अगर टोटल इसको हम ऐड करें दैट विल बी 60। यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ यूरिया बाई M दैट विल बी 30, here 30 डिवाइडेड बाई 60 दैट विल बी 0.5। इतने मोल यह आ गया और इतने मोल यह आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B या यूरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 4 दैट विल बी 0.5 बाई 4.5 1/9। अब यदि हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट कर दें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
पी नॉट ए हमारा कितना था, 60 था, माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए 60, और मोल फ्रैक्शन ऑफ जाई बी आ गया 1/9। इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरी समझ से इसको सॉल्व करना टफ नहीं है, इसे आप आगे प्रोसीड करिएगा और अपना आंसर निकाल लीजिए। इसमें हमको यह देखना था कि वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है पहले तो, और नॉन वोलेटाइल है तो उसके लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, और इस फार्मूले में XB है तो मेन काम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना था। और जब यह पता चल जाए तो इस चीज़ की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको और न्यूमेरिकल्स भेज देंगे, चूँकि यह चैप्टर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप ज़रूर करिएगा, विशेषकर NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। और नेक्स्ट हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको भेजेंगे, आप उसको सॉल्व करिए। तो वेपर प्रेशर से जुड़ा हुआ कंसेप्ट आज ख़त्म होता है। कल हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर अपना नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। थैंक यू।